हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका जो है दरोगा का 1275 पोस्ट के लिए जो आपका दरोगा का था, 1275 पोस्ट के लिए जो आपका दरोगा का जो फॉर्म निकला था, तो उसका प्रैक्टिस सेट चलिए शुरू करते हैं। ये एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए पहला सवाल है, तो चलिए बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो आपका सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, या सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, या सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, या यहाँ के लोग केवल चाय की खेती करते थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो पूछा गया सत्य, तो सत्य हमारा कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये सही है। आपका सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, कौन सी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये आपका गलत है। यहाँ के लोग केवल चाय की खेती करते थे, केवल चावल खेती करते थे, ये भी आपको गलत है। तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ जो है आपका चावल की नहीं, यहाँ पे क्या, गेहूं और जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। गेहूं का करते थे, जौ का करते थे, बाजरा, ज्वार और चावल आदि की खेती करते थे। ठीक है। और सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से जो है आपके कुत्ते, बिल्लियाँ, घोड़े को नहीं, आपके मुख्य रूप से कौन कौन से, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भेड़, बकरी, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी हो गया, भैंस हो गया, सूअर जैसे जानवर को जो पालन करते थे। भेड़ बकरी, सूअर और भेड़ बकरी हो गया, भैंस हो गया, सूअर जैसे जानवर को जो पालते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा पहला का, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दूसरा का बताइए आंसर क्या होगा। जैन धर्म के 3 रत्न निम्नलिखित में कौन सा शामिल है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, या सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, या सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। तो जैन धर्म के 3 रत्न में कौन सा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है आपका, सही विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है, सही विश्वास। और सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। तो जैन धर्म के 3 रत्न में कौन सा शामिल आपके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे, या पलिच्छादनम कहते थे, या साला भोग कहते थे, या बेलन बगाई कहते थे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो क्या कहते थे, पल्ली छादनम कहते थे, क्या कहते थे, पल्ली छादनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, बी। क्या हो गया हमारा, बी। तो जैन अभिलेख जो है, तो जैन अभिलेख के अनुसार जो है जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, पल्ली छादनम कहते थे। क्या कहते थे, पल्ली छादनम। और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, बेलना बगाई कहते थे। क्या कहते थे, बेलन बगाई। ये क्या था आपका, ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहते थे चोल काल में, बेलन बगाई कहते थे। बेलन बगाई, क्या कहते थे, बेलन बगाई। तो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलन बगाई कहा जाता था। और स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे, साला भोग कहते थे। क्या कहते थे, साला भोग। साला भोग किसे कहते थे, स्कूल विद्यालयों की विद्या व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि क्या कहते थे, साला भोग कहते थे। अब ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे। तो तीसरा का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा का आंसर बताइए क्या होगा। पिसाक दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई, तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में, या हिंदी में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो किस में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी, किस में, संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में। तो विशाख दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का जो है नाटक है। इसकी रचना जो है कब हुई थी, चौथी सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया गया है, मुद्रा राक्षस को हिंदी में अनुवाद किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है।
इस ग्रंथ से जो है आपका मुद्राक्षर ग्रंथ से जो है आपका क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है मुद्राक्षर नाटक से। ठीक है, इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल तथा कुलीन बताया गया। मुद्राक्षर पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, वृषल मतलब निम्न कुल का बताया गया है मुद्राक्षर पुस्तक में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? इल्तुतमिश के समय, शेरशाह सूरी या अकबर या गयासुद्दीन तुगलक? तो बताइए पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। किसके समय? तो शेरशाह सूरी के समय। किसके समय? तो शेरशाह सूरी के समय। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन कितना था आपका? रुपया का वजन कितना था आपका? 178 ग्रेन था। कितना था? 178 ग्रेन था। और ये रुपया जो था चांदी का सिक्का था। ये रुपया जो था क्या चीज़ का सिक्का था आपका? चांदी का रुपया था, चांदी का था। ये रुपया जो था क्या चीज़ का था? तो चांदी का था। तो ये चीज़ें भी एग्जाम पूछे जाते तो याद रखिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर के समय या जहांगीर के समय या शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। किसके समय? तो औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 1656 ईस्वी में, तो 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में जो सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में जो है मराठाओं ने मुगल क्षेत्र पर जो आक्रमण किया था। लेकिन मराठाओं एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में जो है शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक जो है मुगलों के खिलाफ मराठाओं का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलाते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 7 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसको? लॉर्ड रिपन को। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। तो भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय में ही लॉर्ड रिपन के समय में ही जो आपका 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। नियमित जनगणना करवाई गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। तब से लेकर अब तक जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना जो है की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रथम कारखाना अधिनियम भी आपका 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। और लॉर्ड रिपन के बारे में एल्बर्ट बिल लाया था। इसके कारण जो इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। और इन्हें जो है काफ़ी लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है इनको, लॉर्ड रिपन को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें जो है इन्हें भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें जो है भारत का उद्धारक या ऐसा कुछ कहा था, याद नहीं आ रहा, तो आप तो बता दिया जाएगा आगे। तो चलिए 8 का बताइए आंसर क्या होगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1853 में या वर्ष 1854 में या वर्ष 1855 में या वर्ष 1856 में? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? 1856 में। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में। कब हुआ? 1856 में। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, तो अवध के जो अंतिम नवाब थे कौन थे? वाजिद अली शाह पे जो है कुप्राशन का आरोप लगा करके जो है इसे अपने साम्राज्य में ला लिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ आपका? 1856 में हुआ। 9 का बताइए निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सी.आर. दास ने या आशुतोष मुखर्जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो है
बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह लागू हो गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था, ठीक है। और याद रखिए 7 अगस्त 1905 को जो है 7 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को जो है 7 अगस्त 1905 को जो है कल कोलकाता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। 7 अगस्त 1905 को जो है कोलकाता में जो है कोलकाता के टाउन हॉल में जो ऐतिहासिक बैठक में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा किया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने, ये डेट भी याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। तो 6 जुलाई 1944, तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद रेडियो पर जो है बोलते हुए गांधी को जो है संबोधित किया, कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो कहा गया था, तो किसके संबंध में कहा गया था? महात्मा गांधी संबंध। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी कब? सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी महादेव गोविंद रानडे द्वारा 1866 में, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1870 में, या ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था किसने? ज्योतिबा फुले जी ने किया था। ज्योतिबा फुले जी ने किया था। ज्योतिबा फुले जी ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 में हुआ था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। 1866 में जो है 1866 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। और 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुआ था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और 1839 में जो है तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। किसने? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? हुसैन शाह सरकी, या इब्राहिम शाह सरकी, या सिकंदर शाह, या मलिक अहमद? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने किया था? इब्राहिम शाह टर्की ने। किसने किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने किया था? इब्राहिम शाह सरकी ने। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1408 में हुआ था। कब हुआ था? 1408 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1408 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो सर्किल शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। तो सर्किल शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो ये किसके जगह पे किया गया था? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के राजा कौन थे? विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था अटाला मस्जिद का निर्माण। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर की उपज कितना था? 1/2 भाग, या 3/4 भाग, या 1/4 भाग, या 1/5 भाग? तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा हमारा? 1/2 भाग। कितना परसेंट था? 50% था। कितना परसेंट था? 50%, मतलब 1/2 था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर जो 1/2 थी। अलाउद्दीन के समय से जो था खुम्स, मतलब जो होता था लूट का जो धन होता था सुल्तान का हिस्सा, उसमें क्या कितना था? खुम्स जो युद्ध होता था, मतलब युद्ध का लूट का जो धन होता था, खुम्स मतलब युद्ध किया जाता था, लूट का धन जो होता था उसमें राजा जो है सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? 1/4 से बढ़कर कितना हो गया था? वो 3/4 हो गया था। सभी राजा जो 1/4 लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कितना लेते थे? 3/4 लेते थे भाग। तो ये भी याद रख सकते हैं।
भारतीय संविधान की अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास की, या विचार और अभिव्यक्ति की, या प्रतिष्ठा और अवसर की, या अवसर और अभिव्यक्ति की। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। 15 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। स्वर्ण सिंह समिति, या मल्होत्रा समिति, या नरसिम्हम समिति, या अशोक मेहता समिति। तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो कौन सा है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो कौन सा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो कब हुआ था, यह स्थापना हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 1976 द्वारा जो है भाग जो है आपका 4 के क में जो है, भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। तो उस समय जो था 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो एक अभी वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य, एक जो जुटा था, कब जुटा था, 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जुटा था। कब जुटा था, 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या है आपका, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह जो है जोड़ा गया था। कब, 11वां मौलिक कर्तव्य में। तो 10 मौलिक कर्तव्य कब जुटा आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और एक जो आपका जुटा वो कब जुटा, 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो टोटल वर्तमान में अभी कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और किसी समिति के सुझाव पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। 16 का आंसर बताइए क्या होगा। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, या गृह मंत्री के पास, या राष्ट्रपति के पास, या रक्षा मंत्री के पास। तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना, 244 1 तथा 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को जो है प्राप्त है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची वर्णित है। इनके प्रशासन का उल्लेख जो है 6ठी अनुसूची में जो है वर्णित है। उसमें जो है आपका 6ठी अनुसूची में कौन कौन सा आपका है, असम हो गया आपका, असम है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो है जिक्र है, मतलब क्षेत्र जो संबंधित है। तो ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे, जो शेड्यूल पढ़े होंगे अनुसूचित, तो आप उसमें जानते होंगे। तो चलिए 17 का आंसर बताइए। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है, गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, या वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में जो दर्ज हैं, या गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, या वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो बताइए 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में जो दर्ज है, वो क्या होता है, ग्राम सभा में शामिल होते हैं। कौन होता है, ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ये किस में दिया गया, आर्टिकल 243 के ख में, 243 के ख में जो है अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे सभी शामिल होते हैं। ये कब, किस आर्टिकल में, 243 के ख में। तो ये भी याद रख सकते हैं आर्टिकल्स। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। 57वां संविधान संशोधन, या 93वां संविधान संशोधन, या 91वां संविधान संशोधन, या 98वां संविधान संशोधन। तो बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था आपका, 2003 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें जो है राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या से जो है 15% करने की व्यवस्था की गई। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्री की जो है नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। तो चलिए 18 का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 19 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग, या राज्य लोक सेवा आयोग, या वित्त आयोग, या आपका नीति आयोग। तो कौन सी नहीं है आपकी संवैधानिक संस्था, कौन सी नहीं है आपकी, आप जानते हो कौन सी नहीं है, नीति आयोग। कौन सी नहीं है, नीति आयोग।
नीति आयोग क्या है, आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है। इनकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर जो कब किया गया था, 1 जनवरी जो है 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। तो 24 अगस्त 1946, तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार जो 2 सितंबर 1946 को कार्यभार जो है संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति जो है बनाया था। किसको, जवाहरलाल नेहरू को। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का जो है अध्यक्ष होता था। वायसराय होता था कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष, और उप सभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब चलिए 22 का आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 239 में, आर्टिकल 239 में, या अनुच्छेद आर्टिकल 214 में, या आर्टिकल 241 में, या आर्टिकल 231 में। तो चलिए बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्टिकल 241 में। तो आर्टिकल 241 में तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो आर्टिकल 241 में। किस में, आर्टिकल 241 में। और आर्टिकल आपका जो 231 है, आर्टिकल 231 में क्या है, आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है। और आर्टिकल आपका 214 में जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और आर्टिकल 239 में है आपका कि संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रशासन। और 241 में तो आपको पता ही थे, तो इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो उच्च न्यायालय। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य द्वारा, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, या लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल सदस्यों के द्वारा। तो बताइए 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन होता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, या राज्यों के परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों का परिवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का जो है परिवर्तन। ये जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो है अधिकारिता में आते हैं, मौलिक अधिकार का परिवर्तन। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है, तो आर्टिकल 32 में जो है उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय संविधान के 3 भाग में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा अनन्य अधिकार संविधान में जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को कितना आर्टिकल 226 के तहत जो है प्राप्त है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्वर्ण त्रिभुज मतलब गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का जो भाग नहीं है, थाईलैंड या म्यांमार या लाओस या कंबोडिया। तो बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो कंबोडिया जो है इसमें नहीं है, तो कंबोडिया जो है इसका भाग जो है नहीं है, तो कंबोडिया जो है इसका भाग नहीं है। तो कौन कौन सा आपका इसका भाग है, थाईलैंड है, म्यांमार है और लाओस है। तो कौन कौन थाईलैंड, म्यांमार, लाओस है, इसमें आपका कंबोडिया जो है शामिल नहीं है, कंबोडिया जो है इसका भाग नहीं है, गोल्डन ट्रायंगल का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 का आंसर बताइए क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी, 18 दिसंबर या 24 दिसंबर या 24 जनवरी। तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया आपके, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, ठीक है।
आपका भारतीय प्रवासी दिवस नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है आपका? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 18 दिसंबर को। यही पर पूछा भारतीय प्रवासी दिवस, तो कब मनाया जाता है आपका? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब? 18 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? आपका 24 जनवरी को आपको क्या मनाया जाता है? आपका बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपको मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। तो ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए 26 का आंसर बताइए। लॉसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लद्दाख में, सिक्किम में, या त्रिपुरा में, या हिमाचल प्रदेश में? तो बताइए 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कहाँ ये प्रसिद्ध है आपका? ये कहाँ है? सिक्किम में प्रसिद्ध है। कहाँ आपका? सिक्किम में। तो कहाँ आपका प्रसिद्ध है? सिक्किम में। सिक्किम में जो है आपका भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार जो है फसलों का कटाई के जश्न के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए बताइए 27 का आंसर। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है आपका? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है आपका? बैडमिंटन से। बताइए 28 का। सूरजताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या गोवा में? तो बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कहाँ सूरजताल झील? कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो 28 का क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा आपका? सूरजताल झील है आपका, और रेणुका झील है। सूरजताल झील, रेणुका झील और नाको झील। तो ये झील याद रखिए। तो सूरजताल झील, रेणुका झील, नाको झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए 29 का आंसर बताइए। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, या किसी स्थान का अजीवीय घटक, या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पूछा गया इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है आपकी? क्या है आपकी परिभाषा? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ये क्या है आपका? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है आपकी। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? जी टांसले ने। किसने दिया था? जी टांसले ने। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? जी टांसले ने। कब दिया था? 1935 में। कब दिया था? 1935 में। कब दिया था? 1935 में किया था। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से जो है पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम का जो है निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? 21.50%, या 13.33%, या 31.33%, या 33.33%? तो बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 33.33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 मतलब 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारण कितना आपका? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में कितना है आपका? यह 2/3। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में कितना आपका? यह 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को जो है रोका जा सके। चलिए 31 का आंसर बताइए। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर जो है निर्भर रहते हैं। क्यों? जल ग्रहण करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक मदद हेतु, या छाया प्राप्त करने के लिए? तो बताइए 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके लिए? तो यांत्रिक मदद हेतु। किसके लिए? तो यांत्रिक मदद हेतु। तो यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है। चलिए 32 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। जयमंडल और आरक्षित जयमंडल है और स्थापना कब हुआ था? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो? तो बताइए। तो 32 का बताइए क्या होगा? तो इसमें पूछा कौन सा जो आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका जो सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा आपका जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए सिमलीपाल कब है? 1994। सिमलीपाल क्या है? 1994। ये ठीक है। ये कहाँ आपका? उड़ीसा में। ये सही है आपका।
और कंचनजंगा जो आपका 2000, ये आपका गलत है। कंचनजंगा कब आपका 2000, कब है 2000। कंचनजंगा जब मंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापना हुआ था, 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में। ये कहाँ आपका सिक्किम में है। और नोकरेक 1988 सही है। पन्ना और 2011 ये भी सही है। अब गलत क्या है आपका, पूछा गया सही नहीं है, तो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 का आंसर बताइए क्या होगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है। केरल हाईकोर्ट, या पटना हाईकोर्ट, या गुजरात हाईकोर्ट, या दिल्ली हाईकोर्ट। तो बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हमारा, केरल हाईकोर्ट। कौन सा हमारा, केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट भारत का पहला हाईकोर्ट बना जो अपने निर्णय को वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। अब पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा गुजरात के बारे में कि हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा आता है, आपका गुजरात हाईकोर्ट है। ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना, आपका केरल हाईकोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 का आंसर बताइए क्या होगा। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जो है जारी किया गया है। त्रिपुरा सरकार द्वारा, या नागालैंड सरकार द्वारा, या राजस्थान सरकार द्वारा, या तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो बताइए 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। किसके द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये स्वास्थ्य ऐप आपका क्या है, तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु जो स्वास्थ्य ऐप को जो है जारी किया है, स्वास्थ्य ऐप को जो जारी किया। चलिए 35 का आंसर बताइए। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया, चीन के साथ, जापान के साथ, या अमेरिका के साथ, या फ्रांस के साथ। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किस देश के साथ किया, तो अमेरिका के साथ। तो किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ। संगम जो है सातवां संगम युद्ध अभ्यास भारत तथा अमेरिका बीच किया गया। ये जो आपका था ये सातवां था। सातवां संगम युद्ध भारत और अमेरिका के मध्य दिसंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ, आपका गोवा में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ, गोवा में संपन्न हुआ। यह जो आपका नौसेना अभ्यास है, यह कौन सा अभ्यास आपका, नौसेना अभ्यास है। संगम कौन सा अभ्यास आपका, नौसेना अभ्यास है। याद रख सकते हैं। 36 का बताइए आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश जो है कौन सा बना है, कौन सा हुआ, किरीबाती, या टोंगा, या क्रोएशिया, या आपका जापान। तो बताइए 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, टोंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टोंगा। तो टोंगा जो आपका 187वां देश बना है ILO में शामिल होने वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, टोंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था, आपको ILO की स्थापना कब हुआ था आपका 1919 में। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ILO की स्थापना कब हुआ था, 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, ILO का मुख्यालय कहाँ आपका, जेनेवा में। कहाँ आपका, जेनेवा में। कहाँ आपका, जेनेवा। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना, टोंगा बना। और टोंगा की राजधानी पूछेगा कभी कभी आपसे, टोंगा की राजधानी पूछेगा तो कौन सी है राजधानी की, नुकू। क्या है आपकी, नुकू। तो टोंगा की राजधानी क्या है, नुकू। तो ये पूछा जाता है नुकू आलोपा, नुकू आलोपा। नुकू आलोपा जो है टोंगा की राजधानी, नुकू आलोपा। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो 37 का आंसर बताइए। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया गया, किसने प्रतिनिधित्व किया। नरेंद्र मोदी जी ने, या राजनाथ सिंह ने, या अमित शाह ने, या S जयशंकर ने। तो बताइए 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा किसने किया है, तो S जयशंकर ने। किसने किया, तो S जयशंकर ने। तो ये 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फरवरी 2023 में। कहाँ हुआ था आपका, फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, फिजी में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था, प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो विदेश मंत्री किसने किया था, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। चलिए 38 का आंसर बताइए। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए जो कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन रक्षा, या ऑपरेशन दोस्त, या ऑपरेशन मदद, या ऑपरेशन गंगा। तो बताइए 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा ऑपरेशन दोस्त, कौन सा, तो ऑपरेशन दोस्त। तो फरवरी 2023 में तुर्की तथा सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता हेतु जो NDRF की टीम तुर्की तथा सीरिया भेजा एवं इसे ऑपरेशन दोस्त जो है नाम दिया। चलिए 39 का आंसर बताएं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, भारत, जापान, अमेरिका, या नॉर्वे। तो कौन सा है, अमेरिका। तो प्रथम स्थान पर कौन है आपका, अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। कौन है आपका, अमेरिका। तो 39 का आंसर क्या हो गया हमारा, अमेरिका।
तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत कितने स्थान पे आपका, भारत जो आपका चौथे स्थान पे, भारत कितने स्थान पे आपके, चौथे स्थान पे है। चलिए 40 का आंसर बताइए क्या होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है। 6 से 6.5% या 6 से 6.8% या 7 से 7.5% या 8 से 8.2%। तो बताइए 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कितना, 6 से 6.8%। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 40 का हमारा क्या, 6 से 6.8%। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट 2023-24 को पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जो है आपका भारत की जीडीपी विकास दर जो है 6 से जो है 6.8 रहने का जो है अनुमान है। चलिए 41 का आंसर बताइए क्या होगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, पहला है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। तो चलिए बताइए 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कितना स्थान आपका, पहला स्थान। तो भारत का पहला स्थान है, भारत का विश्व में जो पहला स्थान है दूध उत्पादन में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। और भारत जो है कुल विश्व में जो कुल दूध उत्पादन में कितना परसेंट भाग लेता है, 25%। तो विश्व में जो है विश्व में कुल दूध उत्पादन में 25% योगदान किसका है, भारत का है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है, वुशु से, या कुश्ती से, या जूडो से, या एथलेटिक्स से। तो चलिए बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा। किससे संबंधित है, कुश्ती से। किससे, तो कुश्ती से। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से। किससे है, तो कुश्ती से। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया, जस्ट लाइक डैट, या हैरी हाउस, या अबाउट डेमन टाइम, या कोई नहीं। तो बताइए 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो हैरी हाउस। तो कौन सा हो जाएगा, हैरी हाउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड, ये जो हुआ था क्या है आपका 65वां ग्रैमी अवार्ड है, क्या 65वां ग्रैमी अवार्ड की घोषणा है, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया, हैरी हाउस को दिया गया। जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया, जस्ट लाइक डैट। और इसको जस्ट लाइक डैट को क्या दिया गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया जस्ट लाइक डैट को। तो ये दोनों चीज़ याद रख सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी, या कैलाश सत्यार्थी, या शशि थरूर, या जावेद अख्तर। तो बताइए 44 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 44 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी। तो विक्ट्री पुस्तक के लेखक विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी है। यह पुस्तक 2023 में प्रकाशित किया गया है। सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तक कौन कौन सी आपकी याद रखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिड्स नाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और सेम भी जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। दी सैटेनिक वर्सेस, यह भी जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ये पुस्तक याद रख सकते हैं, इससे भी सवाल बन सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी, एंड कैंसर लिव लाइफ, या क्लोज द केयर गैप, या बिलीव नाउ, या इरेडिकेट द रूट। तो बताइए 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन सा था, क्लोज द केयर गैप। क्या था, क्लोज द केयर गैप। तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप। अब विश्व कैंसर दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है आपका, 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है आपका, 4 फरवरी को। प्रतिवर्ष जो है 4 फरवरी को जो है मनाया जाता है। और 2023 में क्या थीम था, क्लोज द केयर गैप। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया कहाँ पे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, या गोवा में। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में। कहाँ किया, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ, महाराष्ट्र के कहाँ, लातूर। महाराष्ट्र जो लातूर में स्थापित किया गया। यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा। यह लगभग कितना 70 फीट, यह जो है 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, 70 फीट की है। ये कहाँ है, महाराष्ट्र के लातूर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 27 का आंसर बताइए क्या होगा। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली, पंजाब, मुरादाबाद या चंडीगढ़? तो बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। तो निजी एजेंसियों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? आपका नई दिल्ली। चलिए 48 का आंसर बताइए। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित जो है नहीं है? तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा हमारा 48 का। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कैरी पटनायक, ये सही है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागु चौहान, ये सही है। झारखंड के जो राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। और महाराष्ट्र के गणेशी लाल, ये आपका गलत है। तो पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो महाराष्ट्र के कौन है? गणेशी लाल जो है नहीं है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है आपके? रमेश बैस है। कौन है आपके? रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और शेष सभी जो है सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया था, सही नहीं है। तो कौन है? महाराष्ट्र। तो 49 का आंसर बताइए। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल से, साहित्य से, या संगीत से, या राजनीति से? तो बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किससे संबंधित था ये? खेल से। किससे? खेल से। तो खेल से। तो तुलसीदास बलराम भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ये क्या थे? तुलसीदास राम जो थे ये फुटबॉलर थे। क्या थे? ये फुटबॉलर थे। इनका संबंध जो था खेल से था। 1962 में, याद रखिएगा, 1962 में जो है 1962 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें जो अर्जुन पुरस्कार से भी जो सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? संगीता वर्मा, या नितिन सेन, या राहुल जौहरी, या पूजा सिंघाल? तो बताइए 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? संगीता वर्मा। क्या हो जाएगा हमारा? संगीता वर्मा। तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है। इनका स्थापना कब हुआ था? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुआ था आपका? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में इनकी स्थापना हुआ था। 2003 में। इसके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष सहित जो है इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा। चलिए 51 का आंसर बताइए क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में, नागपुर में, या रांची में, या आपका नई दिल्ली में? तो बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल में। क्या हो जाएगा? भोपाल में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से जो है अधिक देश शामिल है। जिसमें कि 15 से अधिक देश जो है शामिल होंगे। बताइए इसका आंसर 52 का। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वां, या 200वां, या 250वां, या 275वां? तो बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्यों मनाया गया? तो 200वां जयंती मनाया गया स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो 200वां जयंती मनाया गया स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है 200वां जयंती मनाया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के आयोजन का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और इनकी जो 200वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। चल 53 का। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा, या अश्विनी वैष्णव द्वारा, या राजनाथ सिंह द्वारा, या द्रौपदी मुर्मू द्वारा? तो बताइए 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किनके द्वारा किया गया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौडेल, या सुभाष चंद्र नेम्बांग, या विद्या देवी भंडारी, या कोई नहीं? तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं।
तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेबवांग को हराया। इसने जो है सुभाष चंद्र नेबवांग को हराकर जो है नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। चलिए 55 का आंसर बताइए। हाल ही में किस राज्य में या ओसांग उत्सव जो है मनाया गया? नागालैंड में, मणिपुर में, या असम में, या कर्नाटक में? तो चलिए बताइए 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो या ओसांग उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। यह उत्सव होली के दिनों में जो है 5 दिनों तक चलती है। यह उत्सव जो है होली के दिनों में जो 5 दिनों तक चलती है। कहाँ? मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, या पंडित नारायण ठाकरे को, या उषा उथुप को, या सोनाली रावत को? तो बताइए 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत जो है कब किया गया था? 1996 में। महाराष्ट्र भूषण की शुरुआत कब किया गया था? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था आपको? 1996 को। कब किया गया था? 1996 को। 57 का आंसर बताइए। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? रजनी देसाई, या सुरेखा यादव, या अवनी राज, या कोई नहीं? तो बताइए 57 का आंसर कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? तो वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है आपकी? सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने जो सोलापुर से जो मुंबई, सोलापुर से जो है कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा तो बता सकते हैं कि सोलापुर से जो मुंबई तक जो ट्रेन चलाई थी, सोलापुर से जो मुंबई तक जो ट्रेन चलाई थी सुरेखा यादव। चलिए 58 का आंसर बताइए। रबी फसल की बुआई की जाती है कब? मार्च जुलाई तक, या अक्टूबर नवंबर तक, या अप्रैल जून तक, या जनवरी मार्च तक? तो बताइए 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कब किया जाता है रबी फसल की बुआई? तो अक्टूबर नवंबर तक। कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर तक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर तक किया जाता है। और रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी फसल को कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और खरीफ फसल की बुआई जो है आपका कब किया जाता है? जून जुलाई में किया जाता है। जून जुलाई में जो आपका खरीफ फसल की जो है बुआई की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब किया जाता है? जून जुलाई में किया जाता है। और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में जो है काटी जाती है। और रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से आपके हैं? रबी फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? रबी फसल के उदाहरण पूछा जाता है कौन कौन से आपके? गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया। गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये जो है रबी फसल के उदाहरण है। चलिए 59 का आंसर बताइए। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा आपका? असम है, या गुजरात है, या केरल है, या पश्चिम बंगाल है? तो बताइए 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा आपका है? पश्चिम बंगाल। कौन सा आपका? पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। गेहूं जो है आपका, जूट जो है किस कुल का है आपका? लेग्यूमिनेसी कुल का है। यह कपास के बाद दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल है। कपास के बाद जो है दूसरी सर्वाधिक रेशे वाली फसल आपकी कौन है? रेशे वाली फसल कौन सा आपको? जूट है। 60 का आंसर बताइए। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की, या मिजोरम की, या असम की? तो चलिए बताइए 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? तो अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें जो सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है, कितना किलोमीटर की लगती है? 520 किलोमीटर। कितना? 520 किलोमीटर की लगती है सीमा। 61 का आंसर बताइए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, लौटते मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभ से, या अरब मानसून से, या कोई नहीं? तो बताइए 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किससे? तो पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तब भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह वर्षा रबी फसल के उत्पादन में सहायक होती है। आपका ये वर्षा जो होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है आपकी रबी फसल के लिए जो है लाभदायक होती है। कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है किसे? साओ पोलो को, या सैंटोस को, या मैनचेस्टर को, या कोई नहीं?
तो बताइए 62 का आंसर क्या होगा। तो किसको जाना जाता है, सेंटोस को। तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है आपका, सेंटोस को। तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है आपका, ब्राज़ील करता है। कौन सा देश करता है आपका, ब्राज़ील करता है। कौन सा देश करता है, ब्राज़ील। तो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। सेंटोस जो है आपका ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। बताइए नंदा देवी किस हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का, या नेपाल हिमालय का, या कुमाई हिमालय का, या असम हिमालय का। तो चलिए बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किसका भाग है, ये कुमाई हिमालय का भाग है। किसका भाग है, ये कुमाई हिमालय का। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है आपका, कुमाई हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाई हिमालय का भाग है तथा ये उत्तराखंड में जो स्थित है। कहाँ आपका स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है ये नंदा देवी चोटी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कौन सी आपकी, कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि है। कुमाई हिमालय की आपका प्रमुख चोटी कौन कौन सी आपकी, कामेत है, केदारनाथ है, त्रिशूल आदि है। चलिए 64 का आंसर बताइए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। इसका निर्माण कैसे हुआ, प्रवाल द्वारा निर्मित हुआ, या सुनामी द्वारा निर्मित हुआ, या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ, या कोई नहीं। तो बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो किसके द्वारा निर्मित हुआ, ये प्रवाल द्वारा निर्मित हुआ। किसके द्वारा हुआ, प्रवाल के द्वारा जो है निर्मित हुआ। तो लक्षद्वीप जो है आपका ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, ये अरब सागर में स्थित है तथा ये प्रवाल द्वारा जो है निर्मित हुआ है। लक्षद्वीप में जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है। इसे जो 1956 में इसे जो है लक्षद्वीप को जो है 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है स्थापित किया गया था 1956 में। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, झेलम की, गंगा की, चिनाब की, या मांडवी की। तो बताइए 65 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसकी सहायक नदी है ये आपकी, चिनाब की। किसकी है, चिनाब की। तो दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है आपकी, तो चिनाब की सहायक नदी है। ये कहाँ आपका बहती है, दूध गंगा नदी जो आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो दूध गंगा नदी जो आपका जम्मू और कश्मीर में जो प्रवाहित होती है। जबकि किशन गंगा, एक याद रखें, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। कौन सी गंगा है, किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। दूध गंगा किसकी है, चिनाब की। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 66 का आंसर बताइए। भार की एसआई मात्रा क्या है, ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, या डाइन। तो बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन। तो भार की एसआई मात्रा क्या है आपका, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। चलिए 66 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर द्वारा, या पेरिस्कोप द्वारा, या ओडोमीटर द्वारा, या एनीमोमीटर द्वारा। तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो किसके द्वारा आपका, पेरिस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा। तो 67 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाया जाता है पेरिस्कोप से। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो बताइए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, या वह नियत रहेगा, या उसका मान शून्य होगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। तो 68 का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऊर्जा जो है एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 का आंसर बताइए। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शून्य होगा, या कम हो जाएगा, या समान रहेगा, या बढ़ जाएगा। तो बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
तो यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपका, कम हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस पर, नीचे की ओर या ऊपर की ओर या समान दिशा में या विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, 70 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किस दिशा में काम करता है आपका, विपरीत दिशा में काम करता है। किस दिशा में करता है, विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में, किस दिशा में, तो विपरीत दिशा में। 71 का आंसर होता है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तरंग की विशेषता नहीं पूछा है, आयाम या आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य या माध्यम। तो बताइए 71 का आंसर क्या हो जाएगा। 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, माध्यम। क्या हो जाएगा, माध्यम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, माध्यम। तो तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, तरंग की विशेषता क्या नहीं है, माध्यम जो है नहीं है। जबकि तरंग दैर्ध्य हो गया आपका, आयाम हो गया, आवृत्ति हो गया, ये सब क्या है, तरंग की विशेषताएं हैं। बताइए 72 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही में परिवर्तन होना, या शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, या रेत का पानी में घुलना, या चीनी का पानी में घुलना। तो बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। रासायनिक परिवर्तन आप जानते हैं जो कि दोबारा वापस नहीं आ सकता, तो कौन सा जो कि दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध से जब दही बन जाएगा तो दोबारा क्या फिर आप दही से दूध बना पाइएगा, तो नहीं बना पाएगा। तो 72 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। तो दूध का दही में जब परिवर्तित हो जाएगा, दही बन जाएगा, तो फिर दही से दूध आप नहीं बना सकते। बाकी आप बर्फ शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन कर सकते हैं, रेत का पानी में घोल कर फिर वापस ला सकते हैं, चीनी का पानी में घोल कर फिर वापस ला सकते हैं। लेकिन दूध का जब दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते। तो वही पूछा रासायनिक परिवर्तन, कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए 73 का। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, किसने बताया, डाल्टन ने बताया, या गोल्डस्टीन ने बताया, या बोर ने बताया, कि रदरफोर्ड ने बताया। तो बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने बताया है आपका, डाल्टन ने बताया। किसने बताया, डाल्टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। 74 का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, गैलियम, जर्मेनियम, जस्ता, या कार्बन। तो बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा रहता है आपका, गैलियम। कौन सा रहता है आपका, गैलियम। तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सा रहता है आपका, गैलियम रहता है। कौन सा रहता है आपका, गैलियम रहता है। तो गैलियम एक धातु है, गैलियम क्या है आपका, एक धातु है। गैलियम क्या आपका, एक धातु है। गैलियम जो आपका एक धातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, जी ए होता है। जिसका प्रतीक क्या होता है, जी ए होता है। यह प्रकृति में कैसा होता है, मुलायम होता है और चांदी जैसे सफ़ेद होती है। गैलियम जो होता है यह मुलायम होता है और चांदी जैसे क्या होती है, सफ़ेद होती है। चांदी जैसे सफ़ेद होती है। यह सामान्य तापमान में जो होता है तरल अवस्था में रहता है, मतलब लिक्विड अवस्था में रहता है आपका गैलियम। चलिए 75 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, 2-1, 2-6, या 2-8-1, या 2-8-3। तो बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 2-6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है आपका, कौन सा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2-6। 2-6 आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, 2-6 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, 2-6। और 2-6 किसका होता है, ये तत्व है। तो 2-6 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। और 2-1 किसका होता है, लिथियम का होता है। ये 2-1 किसका, लिथियम का होता है। 2-8-1 किसका होता है आपका, सोडियम का होता है। और 2-8-3 ये किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो पूछा गया किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, 2-6 का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है आपकी, गैस है। 76 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, परमाणु द्रव्यमान को, या परमाणु ऊर्जा को, या एवोगाद्रो संख्या को, कि परमाणु क्रमांक को। तो बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता जो है माना जाता है। तो चलिए बताइए 77 का आंसर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, कि इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, कि प्रोटॉन में वृद्धि होती है, कि प्रोटॉन में कमी होती है। तो चलिए बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो आपका
इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन या अपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन या अपचयन। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है आपका इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है आपका, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, LEO, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है आपको, ऑक्सीडेशन में, किस में होता है, ऑक्सीडेशन में, मतलब ऑक्सीकरण में आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एक याद रखिए जर, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि किस में होता है आपका, रिडक्शन में होता है। किस में होता है, रिडक्शन में। तो आपका याद लियो, लियो से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में। और GER, जर, मतलब जी गेन, गेन फॉर इलेक्ट्रॉन किस में होता है आपका, आर फॉर रिडक्शन में होता है। तो कुछ ट्रिक्स हैं तो आप याद रख सकते हैं इससे। चलिए 78 का आंसर बताइए। यदि किसी लवण का pH मान शून्य हो तो यह डैश का लवण होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का, या सशक्त एसिड और सशक्त बेस का, या कमजोर एसिड और कमजोर बेस का, या कमजोर एसिड और सशक्त बेस का। तो बताइए 78 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस का किसका होता है, सशक्त एसिड का और कमजोर बेस का होता है। तो यदि किसी लवण का pH मान जो है 0 से 3.5 के बीच है तो वह जो है प्रबल एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का pH मान जो 10.5 से अधिक होता है तो वह क्या होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है। तो ये पूछा गया pH मान, यदि किसी pH का मान जो है शून्य हो तो वह क्या होता है, सशक्त एसिड और क्या होता है, कमजोर बेस होता है। चलिए 79 का आंसर बताइए। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जल क्षार में OH आयन निर्मित करते हैं, या क्षार जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, या क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, या अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। तो बताइए 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जल क्षार में जो OH- आयन जो है निर्मित करते हैं। ठीक है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो आपका H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है। और जो आपका OH- जो आपका OH आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो HCl जलीय विलयन में H+ देता है तथा NaOH जलीय विलयन में क्या देता है, OH उत्पन्न करता है। इसलिए क्रमशः क्या होता है, अम्ल तथा क्षार होता है। क्या होता है, अम्ल तथा क्षार होता है। ऐसे आप देख सकते हैं HCl से जब करेंगे तो क्या Cl- प्लस H+ आयन, क्या होगा, H+ आयन। ठीक है। जब इसको करेंगे NaOH से करेंगे तो क्या होगा, Na+ OH- आयन। ठीक है। तो चलिए आते हैं 80 की तरफ आते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या क्रिप्टॉन। तो चलिए बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसको रखा गया है, हीलियम को। किसको रखा गया, हीलियम को। तो निष्क्रिय गैस, उस गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया, किसको रखा गया, हीलियम को रखा गया। किसको रखा गया, हीलियम को रखा गया। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसों को रखा गया, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन व रेडॉन। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया आपका, क्रिप्टॉन हो गया आपका, जेनॉन हो गया आपका, रेडॉन हो गया। तो 6 को जो है आपका, 6 निष्क्रिय गैसों को जो है रखा गया आपका शून्य समूह में। चलिए 81 का आंसर बताइए। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है। बॉयलर में, खाद में, यंत्र निर्माण में या हवाई जहाज में। तो बताइए 81 का आंसर क्या होगा, किस में होता है आपका, खाद में होता है। किस में होता है आपका, खाद में। तो 81 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए जो है खाद के रूप में किया जाता है। चलिए 82 का आंसर बताइए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या आपका, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम थायोसल्फेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साधारण नमक।
सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है आपका, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जो होता है जान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। इसका उपयोग जो आपका पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है पेट्रोलियम को जो है शुद्ध करने में होता है, और साबुन बनाने में जो है यूज किया जाता है, और सूती कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए और कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए 83 का आंसर बताइए। हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रक्त से, पौधों के प्रजनन की प्रणाली से, या हड्डियों से, या जानवरों के खान पान की आदत से। तो बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रस से। हीम से आप समझ सकते हैं हीमोग्लोबिन जैसा शब्द आ रहा है, तो हीम मतलब किससे संबंधित है आपका, हेमेटोलॉजी रक्त से। किससे संबंधित आपका, रक्त से। तो हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो है रक्त से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित। किससे संबंधित है, रक्त से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 का बताइए। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साइटोलिसिस, या डिप्लाज्मोलिसिस, या प्रकाश संश्लेषण, या प्लाज्मोलिसिस। तो चलिए बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं प्लाज्मोलिसिस को हिंदी में, जीव द्रव्य कुंचन। चलिए 85 का आंसर बताइए। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। एडिपोज ऊतक, या एपिथेलियम ऊतक, या एरियोल ऊतक, या बस्कुलर ऊतक। चलिए बताइए 85 का आंसर क्या हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। क्या हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एरियोलर ऊतक, और दूसरा क्या होता है, एडिपोज ऊतक। दूसरा पहला क्या होता है, एरियोलर ऊतक, दूसरा क्या होता है, एडिपोज ऊतक होता है। चलिए 86 का आंसर बताइए। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एकीकरण, विचरण, या खटीकरण, या विभेदन। तो चलिए बताइए 86 का आंसर क्या हो जाता है हमारा, विभेदन। क्या हो जाता है, विभेदन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, विभेदन। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में जो होती है वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 87 की तरफ। चलिए इसका बताइए। पादपों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो तत्व है कौन सा। लोहा है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, या मैग्नीज है। तो चलिए 87 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन के अनुसार क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, कार्बन। क्या है, कार्बन। तो तो क्या पूछा गया, पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पादपों में कार्बन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में जो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पत्तियों में पूछता, पादपों की जगह यहाँ पे पूछता पत्ती, तो पत्ती में क्या पाया जाता है आपका, मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पत्ती में सर्वाधिक पाया जाता है, और पादपों में क्या पाया जाता है आपका, कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए 88 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। स्टैनली ने, रॉबर्ट ने, या ग्रेगर मेंडल ने, या जेम्स वाटसन ने। चलिए 88 का आंसर बताइए कौन हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। कौन हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। तो 88 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए 89 का बताइए आंसर। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। जोंक एनालिडा से है, कि मोलस्का से है, कि प्रोटोकार्डेटा से है, कि प्ले हेल्थमिनिस से है। तो चलिए बताइए 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 89 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, एनालिडा से। किससे संबंधित है, एनालिडा। तो जोंक जो है, जोंक जो होता है निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है आपका, एनालिडा से। किससे संबंधित है, एनालिडा से। और जोंक जो होता है क्या है आपका, यह उभयलिंगी होता है। जोंक जो क्या होता है, यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर क्या होता है, लंबा, चपटा एवं खंडों में जो है विभक्त होता है। तो 90 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। मछली में, मानव में, तेंदुआ में, कि घोड़ा में। तो चलिए बताएं 90 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मछली में। किस में, मछली में। तो मछली में जो होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो है
जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट और एक्रोडोंट दांत जो है मछली में पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत जो है थीकोडोंट, स्तनधारी में क्या पाया जाता है थीकोडोंट, और हेट्रोडोंट ज़्यादातर डाइफियोडोंट पाया जाता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मछली में जो आपका होमोडोंट तथा एक्रोडोंट दांत पाए जाते हैं, ठीक है, और स्तनधारी में जो आपका थीकोडोंट और हेट्रोडोंट पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो आपका डाइफियोडोंट जो स्तनधारी में पाया जाता है डाइफियोडोंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए 91 का आंसर बताइए। मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या एंटासिड अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो बताइए 91 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मनुष्यों का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। आमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, जो टॉयलिंग की क्रिया को जो है रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए जो है उत्तेजित करता है। किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा। तो चलिए आते हैं 92 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा? तो चलिए बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक, टीबी। तो निम्नलिखित कौन सा रोग जब विषाणु जनित मतलब वायरस से नहीं होता है, कौन सा नहीं होता? तपेदिक। ये किससे होता है? आपका बैक्टीरिया होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो जबकि चेचक हो गया आपका, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और खसरा, ये सब किससे होता है? आपका वायरस से होता है। और पोलियो हो गया, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, ज्वर हो गया आदि किससे होता है? आपका ये भी विषाणु से होता है। और तपेदिक किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। चलिए 93 का आंसर बताइए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? CR राव या PC महालनोबिस या BKRB राव या NK राज? तो बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे? PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। तो 1949 में जो है, तो 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके PC महालनोबिस थे। और डॉक्टर R गॉडगिल तथा BKRB राव इस समिति के क्या थे? सदस्य थे। तो BKR राव और कौन थे? गॉडगिल, ये क्या थे? इसके सदस्य थे। कौन थे? सदस्य थे इसके। चलिए 94 का आंसर बताइए। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट मतलब NAARM स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में या लखनऊ में? तो चलिए 94 का आंसर बताइए। तो नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित कहाँ है? आपका हैदराबाद में। कहाँ आपका? हैदराबाद में। कहाँ आपका? हैदराबाद में। ये सब क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 95 का बताइए। निम्नलिखित में से किस कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक का या औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता सूचकांक का या कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताएं 95 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में जो है महंगाई के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI-IW प्रयोग करती है। चलिए 96 की तरफ आते हैं। 96 का आंसर बताइए। ये आपका मैथ का सवाल है, तो चलिए बनाइए 96 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x तथा 24 है और 36 है, तो तृतीय समानुपाती y तथा y है, तो 6x अनुपात 13y का मान क्या होगा? तो सिंपल है इसको बनाना, तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो क्या दिया गया? 39 और 156। तो फॉर्मूला आप जानते होंगे, मध्यानुपात का क्या होता है? आपका रूट में होता है। आपका रूट में क्या? 39 गुना कितना हो जाएगा? 39 गुना कितना हो? 156। तो एक सेकंड, इसको कलम चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा? 39 से 39 गुना 156। तो इसको जब करेंगे हम तो 13, तो क्या हो जाएगा? 13 3 39 हो जाएगा। 13 3 39 को शॉर्टकट में काट लेते हैं। 13 3 39 फिर हो जाएगा 52। 52 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 52 लिख सकते हैं। 3 गुना 52 लिख सकते हैं 156 को, ठीक है।
जब हम इसको हटाएंगे रूट से, जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13, 13 गुना 2 गुना 13 गुना 3 गुना 2, तो बराबर क्या हो 13 दूनी 26, 26 13 दूनी 26, 13 3 40, 40 तुमने क्या हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78। ठीक है 78 हो गया। अब पूछा गया है तृतीय अनुपात, तृतीय समानुपाती पूछा गया। ठीक है तो इसका क्या हो जाता है, कितना दिया हुआ 300 36 दिया, 36 और फिर यहाँ पे क्या है 36, तो 36/36 और नीचे क्या हमारा आया था 24। ठीक है कितना दिया 24। ठीक है तो 36 गुना 36 बटे क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है तो इसको जब काटेंगे हम तो कितना आएगा हमारे 24 से काट लेते हैं इसको, तो 6 चौक 24 और 6 6 36, फिर 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36, तो कितना 9 पता 9 छक 54, कितना हो गया 54 54, कितना आ गया 54। ठीक है अब पूछा गया आपका 6x अनुपात 13 y का जो है मान पूछा गया क्या होगा। तो सिंपल है, x का मान हमारा कितना आया था 78 आया था, तो 6 गुना कर लेंगे 78 कर लेंगे, और y का मान कितना आया था हमारा 54 आया था, तो 13 गुना 54 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 78 गुना 6। जब 78 गुना 6 कीजिएगा आप, डाट काट लेते हैं हम इसको, तो 6, 1 सेकेंड, तो 78, तो 6 गुना 78 अनुपात 13 गुना 54, तो चलिए काट लेते हैं इसको हम, तो 6, तो चलिए 6 से काटते हैं इसको, 6 9 55 9 6 54, 9 बार कटेगा, 9 से देख चलिए काटते हैं इसको,